लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत होती है, ये हम सबने सुना है। लेकिन क्या होता है जब जीत और हार का फैसला सिर्फ चंद 100 वोटों से हो। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की बेहर विधानसभा सीट की, जहां 2023 का चुनाव नतीजा सिर्फ 551 वोटों के मामूली अंतर पर आके टिका। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि जमीनी लोकतंत्र की नब्ज को समझने की है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेहर है कहाँ। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की एक आदिवासी आरक्षित सीट है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा इलाका जो सिर्फ एक नक्शे पर एक बिंदु नहीं, बल्कि हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। यहीं के लोगों और यहीं के जंगलों के बीच हम चुनावी राजनीति की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जमीन और लोगों की बात करेंगे, फिर उस बेहद करीबी चुनावी जनादेश को देखेंगे। उसके बाद फैसले के पीछे की वजहों को खंगालेंगे, पिछले चुनावों के पैटर्न को समझेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ से शासन का खाका क्या हो सकता है। और आखिर में बयार से मिले सबक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बेहर को समझने के लिए पहले उसकी जमीन और उसके लोगों को समझना होगा। बेहर की असल पहचान उसके घने जंगल हैं और यहाँ बसने वाले आदिवासी समुदाय, खास तौर पर बैगा और गोंड जनजाति। इनकी जिंदगी, इनकी संस्कृति, इनकी पूरी पहचान सब कुछ जंगल से ही जुड़ी हुई है। तो फिर यहाँ के लोगों के लिए राजनीति का असल मतलब क्या है? देखिए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सीधे तौर पर जमीन और जंगल के अधिकारों जैसे मुद्दों से जुड़ी हुई है। इसके लिए पेसा और वन अधिकार अधिनियम यानी FRA जैसे कानून तो बने हैं, लेकिन ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है। ये इन समुदायों के लिए जंगल पर उनके हक की गारंटी है। जल, जंगल, जमीन का अधिकार। इसके अलावा सड़कें, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। और 2023 में यहाँ के लगभग 2,31,000 से ज्यादा मतदाताओं ने इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। 2023 का जो चुनावी नतीजा आया वो इतना करीबी था कि उसे चाकू की धार पर जनादेश कहना बिल्कुल सही बैठता है। सबसे पहले तो इस नंबर पे गौर कीजिए, 85.16% मतदान। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक और लोकतंत्र में कितनी गहरी आस्था रखते हैं। जब इतने सारे लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि वो अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर हैं और अपने नेता से ठोस उम्मीदें रखते हैं। और ये रहा नतीजा। एक तरफ कांग्रेस के संजय उइके और दूसरी तरफ बीजेपी के भगत सिंह नेताम। अब जरा दोनों को मिले वोटों को देखिए, लगभग बराबर। वोट शेयर में भी सिर्फ 0.27% का फर्क था। मतलब ये एक तरह का चुनावी टाई ही था। और आखिर में जीत और हार का फैसला हुआ सिर्फ 551 वोटों से। जरा सोचिए, एक छोटे से गांव की आबादी से भी कम। ये संख्या हमें बार बार याद दिलाती है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक एक वोट की क्या ताकत होती है, क्या कीमत होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुकाबला इतना करीबी हुआ कैसे? इसका जवाब किसी एक नेता की हार या जीत में नहीं, बल्कि दो अलग अलग तरह की राजनैतिक ताकतों के टकराव में छिपा है। तो यहाँ पर दो अलग अलग मॉडल आमने सामने थे। एक तरफ थे कांग्रेस के मौजूदा विधायक, जिनकी ताकत थी उनकी अपनी बैगा आदिवासी पहचान और लोगों के साथ उनका सीधा व्यक्तिगत जुड़ाव। वहीं दूसरी तरफ थी बीजेपी, जिसकी ताकत उसका मजबूत संगठनिक ढांचा, राज्य स्तर की रणनीति और एक बड़ा नैरेटिव था। कह सकते हैं कि ये एक व्यक्ति के भरोसे और एक सिस्टम की ताकत के बीच की लड़ाई थी। और यहीं पर हमें ये याद रखना जरूरी है कि भारतीय संविधान हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद वही है जो मुद्दों पर आधारित हो, न कि पहचान पर। अब सवाल ये है कि क्या बेहर में हमेशा से ही मुकाबला इतना कड़ा रहा है या ये एक नया पैटर्न है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इतिहास के आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि बेहर किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। 2003 और 2008 में बीजेपी को जीत मिली, तो उसके बाद 2013 से कांग्रेस ने लगातार 3 बार जीत हासिल की। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है जीत का अंतर, मार्जिन, जो हर चुनाव के साथ लगातार घटता चला गया। और ये टेबल उस कहानी को और भी साफ कर देती है। 2013 में
कांग्रेस की जीत का अंतर 32,000 वोटों से भी ज्यादा था। 2018 में ये घटकर लगभग 16,000 रह गया और 2023 में सिर्फ 551। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि जमीन पर मुकाबला साल दर साल कितना सख्त होता जा रहा था। तो इन आंकड़ों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बिहार के मतदाता अब बहुत जागरूक हो चुके हैं। वो किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं रह गए हैं। वो काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर अपना मन बदलने को पूरी तरह तैयार है। मतलब आसान और एक तरफा जीत का दौर अब खत्म हो चुका है। तो अगर जमीन पर हकीकत ये है, तो ऐसे माहौल में कोई नेता या कोई पार्टी मतदाताओं का भरोसा आखिर कैसे जीत सकती है? ये विश्लेषण सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि एक समाधान का खाका भी पेश करता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो शायद किसी भी क्षेत्र में काम आ सकता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है लोगों की आवाज को सुनना। बिहार में मतदाताओं की 4 मुख्य शिकायतें सामने आईं। जमीन और जंगल के अधिकार पूरी तरह से लागू न होना, खेती से जुड़ी परेशानियां, अस्पताल, सड़क, पानी जैसी सुविधाओं की कमी और पढ़े लिखे युवाओं के लिए रोजगार के मौकों की कमी। ये हैं वो असली मुद्दे जिन पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। इन शिकायतों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इन पर काम करने के लिए एक योजना भी चाहिए। स्रोत एक 90 दिन की योजना का सुझाव देता है। पहले 30 दिनों में, यानी पहले चरण में, गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, उनकी जरूरतें समझना और विश्वास का रिश्ता फिर से कायम करना। दूसरे चरण में उन्हीं के मुद्दों पर सार्वजनिक प्रदर्शन करके एक मजबूत नैरेटिव बनाना। और आखिरी के 30 दिनों में दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर हर एक वोटर को मतदान केंद्र तक लाने के लिए प्रेरित करना। तो बिहार की इस पूरी कहानी से, इस केस स्टडी के विश्लेषण से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? ये सिर्फ एक विधानसभा सीट की कहानी नहीं है, बल्कि ये आधुनिक भारतीय लोकतंत्र का एक आईना है। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि 551 वोटों का ये फासला कोई संकट नहीं, बल्कि ये एक संदेश है। ये मतदाताओं की तरफ से एक पैगाम है कि उनके भरोसे को, उनके वोट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे हर रोज, हर पल अपने काम से कमाना होगा। यहीं पर भारत का नया डेटा प्राइवेसी कानून भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और सहमति को प्राथमिकता देता है, जिससे राजनीतिक संवाद और ज्यादा पारदर्शी और सम्मानजनक बन सके। इस कहानी से 4 मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, ज्यादा मतदान का मतलब है कि लोग उदासीन नहीं हैं, बल्कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। दूसरी, चुनाव बड़े बड़े नारों पर नहीं, बल्कि पानी, नौकरी और जमीन जैसे जमीनी मुद्दों पर जीते जाते हैं। तीसरी, एक नेता का लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव और पार्टी का सांगठनिक ढांचा, दोनों का तालमेल जरूरी है। और सबसे अहम चौथी बात, शासन सिर्फ 5 साल में एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने की प्रक्रिया है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर सिर्फ 551 वोटों का नाजुक जनादेश एक नेता को लगातार काम करने और लोगों से जुड़े रहने के लिए मजबूर करता है, तो जरा सोचिए, हर निर्वाचन क्षेत्र में हमारे लोकतंत्र में नेतृत्व के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? नेतृत्व का स्वरूप आखिर कैसा होना चाहिए? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।